जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 हमारा ACCA का सब्जेक्ट जो कि स्किल लेवल का आपका पहला सब्जेक्ट है। F4 शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म इसका यानी कंप्लीट नेम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। व्हाट इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ? क्या है ये कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ? दो टर्म्स है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनीज को। कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? कंपनीज को। बिजनेस के बारे में तो आपने लफ्ज बिजनेस सुना है, लेकिन आपको पता नहीं है कुछ खास बिजनेस के बारे में। ठीक है, इसमें हम दो लॉस पढ़ेंगे, एक बिजनेस का लॉ पढ़ेंगे और दूसरा कंपनीज का लॉ पढ़ेंगे। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो कंपनीज हैं ये बिजनेस से अलग हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिजनेस में क्या हुआ कि मेरा और आपके साथ, मेरा आपका कोई भी एग्रीमेंट है, दिस इज बिजनेस एग्रीमेंट, दिस इज बिजनेस एग्रीमेंट। बिजनेस हम भी कर रहे हैं, बिजनेस कंपनीज भी कर रही है, लेकिन कंपनी का स्ट्रक्चर चूंकि डिफरेंट है तो उसके लिए फिर हम सेपरेट एक लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। ये सारी चीजें जो मैं अभी आगे शुरू करूंगा, पहला लेक्चर हमारा होगा ओरिएंटेशन का, ये सारी चीजें, उससे पहले यही हमारा जो सब्जेक्ट है, इससे मैं आपसे शुरुआत यहां से करता हूं। मुझे बिजनेस के बारे में बताएं, बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं आप? बिजनेस के बिजनेस के टाइप्स कितनी होती है? 3 टाइप्स है बिजनेस की। आपने जो है वो अकाउंटिंग में बिल्कुल पढ़ा होगा, आपने ये FBT में भी पढ़ा होगा, ऐसे ही है। बिजनेस की आपने 3 टाइप्स पढ़ी है। शाबाश। एक को हम नाम देते हैं सोल ट्रेडर्स, एक है पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस, और थर्ड स्टाइल ऑफ बिजनेस है कंपनी। थर्ड स्टाइल ऑफ बिजनेसेस कंपनीज। आप मुझे बता सकते हैं कि मोस्टली जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, वो कहां पे होती होंगी? कंपनीज में। और दो लोगों के दरमियान आपस में ट्रांजैक्शन हो सकती है। दो लोगों के दरमियान, दो लोग अगर हो गए तो फिर हम इससे कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अदर देन कंपनी है, तो अदर देन कंपनी में सोल ट्रेडर भी आ सकते हैं और पार्टनरशिप भी आ सकती है। अगर ये बकायदा किसी स्ट्रक्चर फॉर्म में हो तो फिर हम इसको नाम देते हैं ये पार्टनरशिप के साथ कोई ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर 1 to 1 हो तो आप जब चीजें खरीदते हैं, रोजाना जब हम सुबह नाश्ता खरीदते हैं, वो बताएं किसी कंपनी के साथ कोई माहदा करते हैं, किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट होता है कि फॉर्मल बकायदा जो है वो हम एग्रीमेंट लिखते हैं, आप मुझे आज का नाश्ता बेचना चाहते हो, या मैं तो आज आपसे नाश्ता खरीदने का ख्वाहिशमंद हूं, इस पे साइन करो नीचे। वो एक चपेट लगाएगा, जल्दी करो, पैसे दो इधर। तो सोल ट्रेडर। तो इस तरह के भी बिजनेसेस होते हैं। और एक स्टाइल ऑफ बिजनेस आपने ये देख लिया, इसको हम नाम देंगे, इसमें पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में, जो कि मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ बिजनेस और यूजुअली जिसमें हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, तो हम कंपनी लॉ में हम पढ़ेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ हमारे इस सब्जेक्ट के 2 हिस्से होंगे। हिस्सा नंबर 1, नंबर 2 कॉर्पोरेट लॉ। तो ये दोनों ही हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट एंड बिजनेस दोनों लॉस होंगे। आज का लेक्चर चूंकि हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, तो आज के लेक्चर में सब्जेक्ट के बारे में और all चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, वैसे रहने दे। इसके अलावा सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही आगे हमारे काम आएगा। मैं आपके यकीन करें किसी काम नहीं आऊंगा, इसके कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा इधर। ठीक है, और इसके अलावा आज हम ऑफिशियली कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे, ताकि घर वाले जाके पूछें जब हम वापस जाते हैं क्या पढ़ा आज, तो ये ना कहें आज का दिन हमने जाया किया। नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा के भेजूंगा आपको। ठीक है, और वो क्या होगा कि चैप्टर 2 से मैं शुरुआत करूंगा बिजनेस लॉ का। सर चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 1 अभी नहीं, चैप्टर 2 से हम शुरू करेंगे इसको। क्या वजह है बताता हूं आपको। उसके बाद फिर जो हमारे लिए
ज़रूरी है ये दो चीज़ें, मैथडोलॉजी एंड टेक्निक एंड पेपर स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, और इसके बाद फिर जो है ये इंपॉर्टेंट है। मैथडोलॉजी एंड टेक्निक में क्या होगा कि थ्रू आउट द सेशन जितना भी हमारा साथ है 2-2.5 महीने का 3 महीने का, इसमें मेरा पढ़ाने का पैटर्न स्टाइल क्या होगा, सब्जेक्ट मेरे से क्या रिक्वायर करता है कि मैं इसको कैसे टीच करूं, और सब्जेक्ट आपसे क्या रिक्वायर करता है कि आपको कितना टाइम देना है, कैसे आपने पढ़ना है, सर जैसे पिछले हमने पेपर पढ़े उसके जैसे पढ़ना है, या फिर थोड़ा सा कुछ स्पेशल जो है वो इसके साथ ट्रीटमेंट होगी, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट इसके रिक्वायर्ड है, ये भी हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट की नेचर सर कैसा है, ये सब्जेक्ट मुश्किल है आसान है, सर पास में कोई सब्जेक्ट जो है वो पिछला हमारा पास होना चाहिए या पढ़ के आने चाहिए हमें, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डेफिनेशन जो है वो मैं आज आपको पढ़ा के भेजूंगा। जी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, दुरूद पाक पढ़ लें आप लोग भी। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है और मेरा नाम ये रहा। मेरे बारे में ये थोड़ा बहुत है, मेरे बारे में ये, लेकिन आपसे एक सवाल ना पूछूं, मेरे बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? मेरे बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? तो और मेरे बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? हाँ यानी मैं सूटेबल हूँ इस सब्जेक्ट के लिए? मुझे सूटेबल नहीं होना चाहिए। सूटेबल तो आपको पढ़ना तो आपने है, पढ़ना तो आपने, मैं कैसे पढ़ाता हूँ इसमें इंटरेस्टेड हैं आप? ओके, आपने फीस देने से पहले ये सवाल उनसे पूछा था जिनको फीस दी? अब तो आप आ गए, अब तो आपने फीस भी दे दी है। सारा चेक किया था मेरे बारे में? पूछा था मेरे बारे में? किससे पूछा मेरे बारे में? ओके, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया जी साहब ने, आप तो हाँ प्रीवियस स्टूडेंट है जी भाई, आपको भी पता है जी मोहतरम। नहीं, वैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है, चलो देखते हैं क्या होता है जी हजरत। मैंने तो सीनियर से पूछा था, सीनियर ने क्या कहा? भाई बाइस डिसीजन होगा, जब भी आप मेरे स्टूडेंट से पूछेंगे हमेशा बाइस डिसीजन होगा। अगर मैं आम बेचने वाला मैं हूं और आप मेरे से पूछें सर ये आम कैसे हैं, मैं कहूंगा इतने मीठे इतने मीठे इतने मीठे, क्योंकि मेरे आम है भाई, बेचने मैंने है, तो जो चीज मैं बेचूंगा क्या मैं उसे ये कहूंगा ये खराब है ये ना लेके जाना? आप इसलिए इसमें इंटरेस्टेड होना भी चाहिए आपको कि जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, मार्केट से जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कितने गौर से देखते हैं। होती वो 50-60 रुपए की चीज है, एक शूज खरीदने जाते हैं तो 10 शूज निकलवाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं तो बेचारा वो पूरी दुकान जो है वो नीचे लाके रख देता है, फिर भी आप कहते हैं मुझे कोई पसंद नहीं आया। मोस्टली ऐसे होता है कि नहीं होता? मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है, क्योंकि मेरे साथ होता है, मुझे इंतजार करना पड़ता है कब बेगम फ्री होगी, कब कहेगी हाँ मुझे ये पसंद आ गया सूट। तो वहां पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं, एक एक फैक्टर को देख रहे होते हैं, और वहां पे शायद वो इन्वेस्टमेंट 1000, 500, 2000 की है, चलो ज्यादा भी है तो 5000 की, इधर आपने ठीक ठाक फीस दी होगी, ज्यादा फीस है ना, 5-4 हजार से तो ज्यादा फीस, 2-4 हजार फीस देते हुए क्या आपने एक दफा भी ये नहीं सोचा ये टीचर कैसे पढ़ाते हैं? अब अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं तो यहां पे क्या ये 5 स्टार लोग खुद को देते हैं, मैं यहां से शुरू होकर वहां तक करूंगा, कितने स्टार मैं खुद को देता हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूंगा तो शायद ये एग्जेजरेट करूंगा, मैं इसको कर भी सकता हूं। मेरे बारे में मेरे से ना पूछें, मेरे बारे में मेरे स्टूडेंट से भी ना पूछें। आप मेरे बारे में अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर मेरे से अगला पेपर पढ़ें,
फिर अगर सेटिस्फाइड, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप लाजमी 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 सीनियर से पूछे अपने। आप जाके जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आप उस पर गूगल पे भी करेंगे तो मेरे लेक्चर आ जाए, कहीं से भी करेंगे ना तो आ ही जाएंगे आप। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मेरा नाम लिखें, आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के हो। आपने देखना तो डिलीवरेंस है ना कि मैं कैसे डिलीवर करता हूं, आपको वो मिल जाएगा। अगर आप वहां से सेटिस्फाई हैं तो फिर आप बैठें क्लास में। अभी भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग स्टेप बैक भी कर सकते हैं, आप लोग वापस भी जा सकते हैं आज की क्लास के बाद भी, लेकिन एक दफा लाजमी देखिए क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है और मैं नहीं चाहता कल को ये हो कि आप कहें हफ्ते बाद कि सर वो पैसे जाया हो गए। ठीक है, एक अच्छे इन्वेस्टर बने आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बने। सो मेरे बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी, तो अगर आपने प्रीवियस रिजल्ट का पूछा होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। वो चेक करके आए, ठीक है, कितना रिजल्ट था? 82, और रिजल्ट परसेंटेज में अगर बताएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% था। हाँ, 100% रिजल्ट था। और वही सीनियर जो है वो आपके इधर कैंपस में भी होंगे, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। सो रिजल्ट जो है वो ये शो करता है कि यस मैं किसी हद तक जो है वो बच्चे भी अच्छे थे, लेकिन किसी हद तक जो है वो पढ़ाने वाला भी अच्छा है जी। ये भी तो छोड़ें, इस वक्त मैं F1 और F4 पढ़ा रहा हूँ और C में भी ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। प्लस एक प्लस पॉइंट ये है कि ऑथर्स ऑफ जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा या जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको, चूंकि ACCA का पेपर है और मशहूर किताबें भी आपको पता है, मैं किसी भी मशहूर किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो किताब जिन्होंने लिखी है उनके लिए है, वो मेरे लिए और आप लोगों के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं अपने ही नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, ये नहीं कहूंगा आप जाके उधर से, मैं खुद प्रोवाइड करूंगा आपको, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये नोट्स में आपको, और अच्छा ये नोट्स जो है वो एक तो स्टडी हब है ACCA का, पेपर भी ACCA का है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम ACCA स्टडी हब से पढ़ लें, स्टडी हब से पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा उधर से? एक तो यह है कि चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, दूसरा ये कि वो बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरा वो कि बहुत मुश्किल है, एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन है, हमें वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपने याद करनी है वो आपको इस नोट्स में मिलेंगी। आपको नोट्स की कॉपी मिल चुकी है ना, आप इसमें देख सकते हैं। आप स्टडी हब खोलें, अब सबके पास होगा, स्टडी हब के साथ इसको कंपेयर करें। मैं ये इंश्योर करूंगा कि कोई भी चीज़ जो है वो जो स्टडी हब में है, जो डिस्कस हुई है, वो यानी कंप्लीटनेस को मैं 100% इंश्योर करूंगा। प्लस उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्ट की अरेंजमेंट, तरतीब जो है वो भी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट की तरतीब बहुत जरूरी है। और इसी तरह जो कॉन्सेप्ट्स वहां पे डिस्कस हुए हैं, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो शायद अंडरस्टैंडेबिलिटी को लेके वो थोड़ा सा टफ हो रहे हो, उसमें कुछ एडिशन की जरूरत है, तो वो एडिशन, जो जरूरी एडिशन है वो भी मैं करूंगा। अगर उन्होंने ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन दी है तो एक्सप्लेनेशन को, अगर तो जरूरी एक्सप्लेनेशन है तो 2-4 लाइनें जो जरूरी है वो आपको आपके नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, बाकी सारा डिलीट। आपने बेटी के नोट्स देखे, बेटी के मेरे नोट्स देखे, आपने कभी स्टडी हब खोल के देखा है? नहीं, वो नोट से पढ़ते हैं। क्या वो नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? क्या पढ़ के आपको समझ आ जाता है और लेक्चर लेके उसके बाद फिर कॉन्फिडेंट फील करते हैं? बस यही चाहिए था और यही मेरे बारे में, ये मेरे बारे में। सब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। सबसे पहले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ एक आसान सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्टडी रिसोर्सेज। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। नेचर देखें, लीगल एंड प्रैक्टिकल। लीगल से मुराद, लीगल से मुराद लीगल, हाँ साबस, कानूनी, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो मैं खुद किताबुल बत्तन से, यानी पेट से नहीं आपको पढ़ा सकता।
अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो वो मैं कुछ एडिशन जो है वो कुछ एग्जाम्पल खुद से बता सकता हूं, लेकिन लॉ में जो लिखा होगा मैं 110% लॉ को फॉलो करूंगा। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे 100% लॉ को कॉपी करना पड़ेगा, खुद से मैं कोई चीज नहीं आपको बता सकता, ठीक है। तो अगर मैं लॉ से आगे पीछे कहीं जा रहा हूं तो लॉ की वायलेशन हो जाएगी, लॉ की वायलेशन हो जाएगी। लॉ की वायलेशन तो है वो ना तो लॉ करने देगा और ना हमारे सिलेबस में है। एंड प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है लॉ, चूंकि हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, चूंकि सारे लॉस हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकल हुआ ये। यानी इसका मतलब इसके अंदर जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो ना सिर्फ कंपनी पे लगेंगे बल्कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे ऊपर भी ये एप्लीकेबल है सारे। प्री रिक्विजिट के साथ नन ना लिखें, प्री रिक्विजिट के साथ लिखें एफबीटी, हम लिखेंगे एफबीटी। अगर आपने एफबीटी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ जो F1 है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा ख्याल आपको नहीं बैठना चाहिए, या फिर अगर आपने इसके साथ कोई रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, अगर रिलेवेंट कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे मोस्टली हमारे सीए के स्टूडेंट आते हैं, सीए के स्टूडेंट ने बिजनेस टेक्नोलॉजी का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, I2B, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर I2B का आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है फिर कोई मसला नहीं, फिर आप इसमें बैठ सकते हैं। और ज्यादा अच्छा हो कि आपने FBT का सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ लॉ है बल्कि उसके अंदर ऑडिट भी है, उसके अंदर अकाउंटिंग भी है। वो FBT जो है वो खुद एक समुंदर है। डिफिकल्टी लेवल लिखा तो मैंने मॉडरेट हुआ है ये आसान, है ये आसान, लेकिन मसला यह है कि ये इजी है, आप इसको इजी ले लेते हैं और फिर जब आप इसको हल्के में लेते हैं तो वो कहता है अच्छा अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिससे पहले कि वो हमें बता दें कि मैं क्या हूं, हम ही इसको हल्के में ना लें, इसको मॉडरेट लेवल पे रखें। पासिंग परसेंटेज ACCA का 70+ है। इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम पास हो सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट के साथ हम पास हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं क्लास के 100% है, तो 100% रिजल्ट कैसे आया कि थोड़ी सी उससे ज्यादा मेहनत की है। ACCA में अगर 70+ आ सकता है और तकरीबन ये 70+ आपको पता है एंटायर वर्ल्ड में ये 70+ आ सकता है, तो थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करके आप 100% नहीं ले सकते। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो हम इजीली जो है वो 100% स्कोर कर सकते हैं। लॉ में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 100% स्कोर करना बहुत आसान है लॉ में। ये है हमारे लिए बहुत बहुत अहम पेपर स्ट्रक्चर। पेपर स्ट्रक्चर सर हमारा पेपर्स, पहली बात तो ये कि ये CBE एग्जाम है। क्या आप इससे कोई CBE एग्जाम अभी तक दे चुका है? सबने दिया एग्जाम, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ फेमिलियर हैं कि कैसे हमारा ये पेपर आता है, पेपर का पैटर्न, पेपर का स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने FBT का एग्जाम दिया, जैसे आपने FBT का एग्जाम दिया। मैं बार बार ये इसलिए कोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सपर्टीज जिसमें है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा एंड दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ MCQs, ट्रू फॉल्स प्लस ब्लैंक्स भी आ सकते हैं इसमें, एक नंबर के लिए जो आते हैं सवाल, एंड MTQs नोट्स विल बी योर फेवरेट। अब तो हो चुके होंगे ना, अब तो आपके फेवरेट है। अब कहते हैं ये ज्यादा आसान होता है सर MCQs की निस्बत, ऐसे ही है ना। मैं आपके साथ पेपर में नहीं जाऊंगा लेकिन आपके साथ जाऊंगा, 10 नंबर के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा पेपर में, 10 मार्क्स के लिए मैं आपके साथ पेपर में जाऊंगा। जैसे आपके 10 नंबर आपको दिलवा दूं उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है, इजाजत है ना? ठीक है, जब आपने जाना तो मुझे बता दीजिएगा, 10 नंबर के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा। जैसे वो 10 नंबर आपके हो जाते हैं मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ये मुझे ACCA वालों ने इजाजत दी है कि सर आप 10 नंबर के लिए जा सकते हैं, ऑफिशियली नहीं, ऑनलाइन वाला ऑफिशियली नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो कैसे, मैं बताऊंगा कि वो कैसे, ठीक है। जैसे जैसे सेशन आगे हमारा ग्रो करेगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं कि मैं 10 नंबर के लिए आपके साथ जाऊंगा। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है।
एमसीक्यूज स्टाइल आपको पता है? ये दोबारा बता दूं, एमसीक्यू का स्टाइल आपको पता है? हाँ बताएं साहब, कैसे एमसीक्यूज होता है? एमसीक्यू क्या होते हैं? सर ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पहले स्टेटमेंट आ गई, ये यहां तक स्टेटमेंट कंप्लीट, उसके बाद फिर ऑप्शन है 3 and 4 ऑप्शन। अब मोस्टली ऐसे होता है कि जो 1 नंबर के लिए सवाल होता है उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, अगर ट्रू फॉल्स है तो 2 ऑप्शन होंगे, अगर 2 नंबर के लिए कोई एमसीक्यू है तो 4 ऑप्शंस हैं। मोस्टली ऐसा होता है 4 ऑप्शन, उसकी मर्जी है वो 3 भी दे सकता है। अब इसमें अगेन डिफरेंट ऑप्शन है, या तो फिर आपने कोई एक सेलेक्ट करना होगा या फिर 2 करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। आप लोग पेपर दे चुके हैं, आप लोगों को बेहतर पता है कि या तो वो एक रिक्वायर करता है हमसे, सेलेक्ट 1 ऑप्शन, या फिर 2 पेपर में जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया था उसमें सबसे बड़ा मसला या आपको चैलेंज क्या आया था सामने? जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे आपको उस पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? कोई था चैलेंज? कोई आया सामने? नहीं, सब स्मूथली हो गया था, सब इजीली हो गया था। आपको ऐसे नहीं लगा कि ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, यार लगता तो सी भी ठीक है, डी भी तो हो सकता है? ये मसला आया था ना ये मसला? ओके। जब ऐसे मसला आता है तो फिर क्या करें सर? उस वक्त क्या करें? सारे टिक कर दें? फिर तैयारी अच्छी करें, मजीद अच्छी करें। एक एमसीक्यू ऐसे भी होगा कि इसमें चारों ऑप्शन ही ठीक होंगे, चारों ऑप्शन ही ठीक होंगे, फिर उन 4 में से क्या करना है आपने? हाँ शाबाश। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे आप बताएं उस जो है उस एमसीक्यू के स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें लिखा होगा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, बताएं ये करेक्ट और एप्रोप्रिएट में क्या फर्क है? करेक्ट और एप्रोप्रिएट में फर्क बताएं शाबाश। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, 100। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब करेक्ट जो हमसे पूछेगा, अगर वो 2 हमसे करेक्ट पूछता है तो इसका मतलब बाकी 2 तो इनकरेक्ट है। अगर वो हमसे कोई 1 करेक्ट पूछता है तो इसका मतलब बाकी 3 इनकरेक्ट है। मोस्ट एप्रोप्रिएट में चारों ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो ज्यादा बेहतर, ज्यादा बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, आप घर से निकल रहे थे और आपसे पूछा गया, हाँ भाई किधर जा रहे हो? F4 की क्लास लेने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये भी तो कैसे F4 की क्लास लेने जा रहा हूं। अगले दिन फिर आपसे पूछा जाता है, हाँ भाई किधर जा रहे हो? वो अप्लाइड स्किल्स की मेरी क्लास है, वो लेने जा रहा हूं। अगले दिन फिर आपसे पूछा जाता है, आपका जवाब देखा आज भी चेंज है। आप क्या कर रहे हो? ACCA कर रहा हूं। तीनों जवाब आपके ठीक है गलत है? तीनों जवाब ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? जब आपसे वो F4 के बारे में पूछेगा, F4 नहीं, मेरा ख्याल है F4 नहीं, मेरे जाती ख्याल है F4 ठीक नहीं है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आप उसे बताते हैं ACCA। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्योंकि ACCA के अंदर आपका अप्लाइड स्किल भी आ जाएगा, ACCA के अंदर फिर आपका F4 भी आ जाएगा। F4 वो आपसे पूछ सकता है, वो कहता है ये कोई नया फॉर्मूला है, ये कोई नया जहाज है जो पाकिस्तान ने जो है वो कहीं से परचेज किया है, ये क्या है? ये वो आप आपसे बताएंगे। F4 का मतलब ये है कि जब आप फाउंडेशन क्लियर करते हो उसके बाद फिर आपने अप्लाइड नॉलेज के पेपर देने हैं, फिर आप अप्लाइड स्किल में फिर आप मूव करते हो। तो अप्लाइड स्किल का पहला जो पेपर है ना वो है F4 का पेपर। वो कहता है कहानियां ना सुनाओ, मुझे बताओ कर क्या रहे हो। आप उसे कहना ACCA, और उसी तरह नहीं कह सकते थे। जब आप उसे कहते हो आप किधर जा, मैं तो अप्लाइड स्किल्स का पेपर देने जा रहा हूं, अप्लाइड स्किल्स की मेरी क्लास है। वो कहे अच्छा ये कोई यूनिक स्किल्स है, पहले ACCA छोड़ दिया क्या आपने, वो अप्लाइड स्किल कर रहे हो? ACCA तो बेहतर था। अगर तो अल्लाह के बंदे ACCA ही कर रहा हूं, तो वो आपसे कहेगा यार ऐसे सीधी तरह कहो ना ACCA कर रहा हूं, अभी मेरा उसका कोई पेपर है। तो देखिए तीनों आपके जवाब ठीक थे, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये था कि आपने जैसे उसे कहा ACCA, वो खुद ही समझ गया, अब उससे उसके बाद जो है वो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जिसमें कोई सवाल ना बनता हो आगे फर्दर, वो होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इस तरह के एमसीक्यूज में आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर भी
करवा सकता है या फिर करेक्ट आंसर का भी कह सकता है। सो सर क्या अब हम ये भी याद रखेंगे, ये भी देखेंगे? हो सकता है किसी एमसीक्यू में ना लिखा हो सकता है किसी में ना लिखा हो और उसमें चारों ही करेक्ट हो। हमने पहला ऑप्शन पढ़ लिया, हमें पहला ठीक लगा, हमने कहा टाइम क्यों ज़ाया करना, टाइम बचाना है। सर ने कहा था चलो ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए टिक कर दो, बस आगे चलो। नहीं, ठीक तो आंसर करेक्ट तो बीटा भी था, चार्ली भी करेक्ट ठीक था, डेल्टा भी करेक्ट था, मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एग्जांपल चार्ली है। तो आप ये कहेंगे इधर आकर सर मैंने ठीक तो था ना सर, ये भी तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, लेकिन जो उसने पूछा वह इसके मुताबिक नहीं है, इसने पूछा इसके मुताबिक नहीं है। सो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ये भी मैं बताता हूँ, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस ऐसी होगी कि मैं आपको सवाल तो दूंगा पर सवाल में मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कितने ऑप्शन करेक्ट है, आपने चूज कितने करने हैं। ये नहीं बताऊंगा कि आपने कितने चूज करने। टफ हो गया ना थोड़ा सा? हाँ, और एग्ज़ाम को लेके और इस एमसीक्यूज़ को लेके मैं बहुत जालिम हूँ। अब जुल्म की इंतहा आप देखेंगे प्रैक्टिस को लेके। तो ये एक्सरसाइज आपकी होगी कि मैं ये आदत डालूंगा कि आप चारों ऑप्शंस को पढ़ें और चारों ऑप्शंस को पढ़ के, और जब मैं आपसे पूछूंगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं पूछूंगा अच्छा मुझे बताओ कि ये अल्फा ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप फौरन से बोल पड़े सर बीटा ऑप्शन करेक्ट है और मैं कहूंगा शाबाश। ये तो मैंने पूछा नहीं था। सवाल मेरा आपसे ये होगा कि चार्ली अगर गलत है तो क्यों गलत है। मेरा सवाल ठीक कौन सा ऑप्शन है नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं। मेरा सवाल आपसे हरगिज़ ये नहीं होगा कि ये ठीक है या सर ये ठीक कौन सा है। मेरा सवाल क्या होगा, अगर बाकी ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। मुझे गलती बताओ ना, मुझे सही ना बताओ। मुझे गलती हमेशा बताएंगे क्योंकि हम गलती से ही सीखेंगे। जब उसकी गलती होगी, जैसे आप टीचर की गलती फौरन पकड़ लेते हैं ना, जैसे गलती होगी ना आपने फौरन पकड़ना ये गलत है, तो गलती के बाद जो है वो हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे। क्लियर? जो ट्रू फॉल्स होंगे ये होंगे 1 नंबर के साथ, और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो 1 नंबर के लिए होंगे ब्लैंक्स, और कुछ एमसीक्यूज भी होंगे जो 1 नंबर के लिए हो सकते हैं। ठीक है? यस, मैं सवाल लेता हूं। कुछ होंगे एमटीक्यूज। क्या होता है एमटीक्यूज और कैसे होते हैं? सर एमटीक्यूज है, वो देता है हमें एक सिनेरियो, उसका सिनेरियो इधर कंप्लीट हो जाता है और फिर सिनेरियो में से वो हमसे सवाल पूछता है। टास्क 1 ये इसी सिनेरियो से रिलेट कर रहा होता है, टास्क 2 इसी सिनेरियो से रिलेट कर रहा होता है, टास्क 3 सेम सिनेरियो से ये भी रिलेट कर रहा होता है, या सेम कॉन्सेप्ट या सेम सिनेरियो से रिलेट कर रहा होगा। तो मोस्टली 3 डिफरेंट टास्क होते हैं। ये सर एमसीक्यूज की ये सवाल जो होता है ये एक सवाल होता है, और ये हमारे इसमें कितने सवाल होंगे पेपर में? 5 सवाल ये होंगे। 5 सवाल ये होते हैं और 6 नंबर के लिए एक सवाल होता है। ये 6 मीन्स के 2 और 2। तो अगर 5 सवाल होते हैं 5 × 6 30 मार्क्स ये हो गए। 30 मार्क्स ये हो गए। एमसीक्यूज कितने होंगे? एमसीक्यूज कितने होंगे? 25 होते हैं। 25 है ना? 25 एमसीक्यूज, और एक एमसीक्यू 2 नंबर के लिए होगा। कितने हो गए? और 1 नंबर वाले टोटल 100 मार्क्स का पेपर, और पासिंग रेशो 50% लेंगे, यानी 50 मार्क्स तो हम पास हैं। हमने कितने लेने हैं? 50, बस 50 ले लेंगे। हमारी कोशिश होगी 19 प्लस हो, 19 प्लस हो। ठीक है? और 90 प्लस आपको पता है फिर इसके लिए हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे ना, नहीं करेंगे तो क्या होगा? जी नहीं ना, ऐसे फेल नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। मेहनत नहीं करेंगे तो समझ गए ना? हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो ये देख लें, परेड करवाऊंगा मैं।
ठीक है, ये पेपर स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया जी। ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है जी। अब आपका सवाल था ब्लैंक में सर हम क्या टाइप करेंगे? यस बिल्कुल हमसे करवा सकता है, हमसे करवा सकता है। स्पेसिफिक चैप्टर्स उसके फेवरेट कुछ चैप्टर्स हैं उसमें से आएंगे, हर चैप्टर में से नहीं आएगा, हर चैप्टर में से नहीं होगा। कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जिसमें से बनता ही नहीं है ना एमटीक्यू कोई, तो उसमें से वो नहीं पूछेगा हमसे, या अगर पूछेगा तो फिर वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सिर्फ थ्योरी हो जाएगी, तो वो नहीं पूछता होता। डिफरेंट पेपर्स बनते हैं तो फिर भी वो नहीं पूछेगा उन चैप्टर में से। जैसे चैप्टर नंबर 1 हमारा बिजनेस लॉ का, इसमें से नहीं पूछ सकता वो 110% थ्योरी है और क्रैमिंग वाला चैप्टर है, तो क्रैम करना पड़ेगा। तो बच्चा हर कोई क्रैम करता है, वो कहता है इसमें से फायदा कोई नहीं है। टास्क ऐसा होना चाहिए ना जो कि कुछ नया उसमें से हो, सिनेरियो बेस्ड, सिनेरियो से लिंक कर रहा हो, तो सिनेरियो जो होता है वो उसमें से रट्टे वाले में से तो आ ही नहीं सकता जी। और कोई सवाल? सर क्या ये हमें सब्जेक्ट क्रैम करना पड़ेगा पूरा? सवाल ये था, क्या हमें ये पूरा क्रैम करना पड़ेगा? तो जवाब इसका ये है कि हाँ, दूसरा जवाब इसका ये है कि ना। पहला जवाब इसका ये हाँ, दूसरा जवाब है ना। सर दोनों जवाब ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन, और वो काम है वो मेरा, मैं याद करवाऊंगा। उसके अलावा मैं हरगिज़ ये जो आपको नोट्स मिले ना, ये याद नहीं करवाऊंगा। आपने ये याद नहीं करने, काम याद करने वाला एक ही करना आपने, और वो है हेडिंग एंड सब हेडिंग। ये लिख लें, क्या याद करना आपने? हेडिंग एंड सब हेडिंग्स पहले पेज पे लिखें आपने कि क्या याद करना है। और दूसरी बात ये कि रजिस्टर ममनू है, रजिस्टर लॉ की क्लास में यूं समझे कि हराम है। आपने जो भी लिखना है, नोट करना है, वो नोट्स के ऊपर आपने सारी वर्किंग करनी है। कितनी देर का पेपर होगा वैसे? ये 2 घंटे का पेपर है। टोटल सवाल कितने हो गए ये जरा देखिएगा। 50 सवाल। 50 सवाल तो वैसे नहीं होते। ये देखिएगा 1 2 3 और अगर 5 है तो 15 25 और 20 करें था टोटल 60 ना, क्योंकि ये 3 सवाल हो गए ना, एक तो 3 सवालों का टाइम लेगा एक सिनेरियो आपका, तो 60 टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स 120 मिनट्स। अगर मैं आपसे पूछूं एक एमसीक्यू के लिए, एक सवाल के लिए इज इक्वल टू 2 मिनट में क्या हो जाता है? 2 मिनट में हो जाता है क्या जी? ज्यादा? हर क्वेश्चन का अलग अलग हिसाब कैसे होगा? एक में 5 मिनट लगेंगे आपको, एक में 10 मिनट मिलेंगे, एक में जो है वो 10 सेकंड। अगर 1 मार्क का होगा सर हमारा थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स है तो या तो आता है या नहीं आता, तो सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लैंक है या आता है या नहीं आता, सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये 25 जो ये 20 जो सवाल है, ये 20 सवाल या तो फौरन पढ़ के हमें आते हैं या नहीं आते, ठीक है। अगर जल्दी हो गए तो मेरा ख्याल है 10 मिनट में भी हो सकता है। यानी यहां से आपने 10 मिनट सेव कर लिए, 10 मिनट सेव कर लिए। ये जैसे हैं इसमें से तो तकरीबन कितने टोटल सवाल बनते हैं? 15। तो मैंने आपको बताया 5 सवालों के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा, यानी 10 नंबरों के लिए मैं साथ जाऊंगा, तो वो भी कम टाइम में हो गए। चलो ठीक है, तो ये भी कम टाइम में हो जाएंगे। पीछे बचे आपके ये और 10 ये, कितने? 35 सवाल। हाँ 35 सवाल। अब 35 सवाल आपने अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। ये तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। 2 मिनट की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, हमें क्लास में 2 मिनट की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। लेकिन मैं इतना जालिम हूं, इतना जालिम हूं, इतना जालिम हूं कि मैं 5 सेकंड दूंगा आपको, 2 मिनट नहीं। लेकिन नहीं परेशान नहीं है, इतना भी नहीं हूं। 5 सेकंड रीडिंग टाइम होगा,
हम क्लास में ही ये टेस्ट करेंगे। 5 मिनट का रीडिंग टाइम होगा, प्लस उसके बाद फिर आपके सामने ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे, उसके बाद फिर 15 सेकंड्स होंगे, या फिर अगर कोई ज्यादा मुश्किल मुझे लगा तो फिर मैं मैक्सिमम ऑफ 30 सेकंड दूंगा। तो ये नहीं, मैक्सिमम 35 सेकंड्स आपके एक सवाल के लिए होंगे। आपकी ये प्रैक्टिस होगी कि 35 सेकंड में आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, 35 सेकंड में इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिस कर लिए 35 सेकंड में, उसके बाद फिर आप 2 मिनट में तो कुछ भी कर सकते हैं। 35 सेकंड में अटेम्प्ट करके उसके बाद 2 मिनट के लिए सो जाएं, फिर उठें, फिर 35 सेकंड में अटेम्प्ट करके उसके बाद फिर सो जाएं, ठीक है। घंटे बाद नहीं उठना, 35 सेकंड में एक एमसीक्यू किया, रिमेनिंग 1 मिनट 25 सेकंड के लिए सो जाए, फिर उठे 35 सेकंड में एक करें, फिर 1 मिनट 25 सेकंड के लिए सो जाए। ये नहीं मीन्स वाइल हम प्रैक्टिस टफ करेंगे ताकि एग्जाम में खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल सिचुएशन है तो हर मुश्किल के लिए हम तैयार हों। मेथडोलॉजी एंड टेक्निक में जूम हो जा, जैसे पहले आप लोगों ने देखा मैंने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर, उसके बाद कॉन्सेप्ट है, प्लस आपके नोट्स में इसके रेफरेंस भी होंगे। देखिएगा पहले पेज पे देखें, आ जाओ पहला पेज, बिल्कुल पहला, यस। अगर कोई स्टूडेंट स्टडी हब में वो ये कॉन्सेप्ट देखना चाहता है तो उनके लिए हमने क्या किया, आपके पहले पेज पे ये हमने दे दिया रेफरेंस भी कि आप जाके ये देख सकते हैं। मैं ऑनलाइन वालों को भी दिखा देता हूं, ये रहा, आजा। ये ऑनलाइन वालों के लिए आ गया ये आप देख सकते हैं, ये स्टडी हब के रेफरेंसेस हैं। 3.4.1 3.4.1 क्या है, चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 4 उसका सब सेक्शन 1, चैप्टर 3 सेक्शन 4 सब सेक्शन 2। ये आप इस तरह अपने इसमें स्टडी हब में देख सकते हैं, ठीक है, अगर कोई स्टडी हब को फॉलो करना चाहता है तो। इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये हमारा लेक्चर नंबर है, कॉन्सेप्ट है, आज हमने ये पढ़ना है, हम ये डिस्कस करेंगे। उसी के साथ मैं कुछ एडिशनल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, रोजाना आके मैं ये लिखूंगा। आज आके मैंने जो लेक्चर डिस्कस किया या जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, कल सबसे पहले आके मैं उसका ओवरव्यू दूंगा, आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो वो लूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा। न्यू कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के बाद आपके जो सवाल जवाब होंगे क्लास में आपके वो सुनूंगा, क्विकली 2 मिनट में उसका पूरे रिव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे इस लेक्चर को एंड करेंगे। यानी लेक्चर के हमारे 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सवाल जवाब का, दूसरा हिस्सा जो मैं डिलीवर करूंगा, तीसरा हिस्सा अगेन सवाल जवाब का एंड क्विक रिव्यू एंड 2 मिनट्स जो आज हमने पढ़ा होगा, ठीक है। आज अब सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट विद इमीडिएट फीडबैक एंड प्राइस यूजिंग मेंटीमीटर। मेंटीमीटर एक सॉफ्टवेयर है, आपने देखा ना लेक्चर में वो जिसमें सवाल मैं पूछता हूँ, स्टूडेंट जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं। ये लाइव चैलेंज क्विज होता है, यानी मेरी क्लास में आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ये फर्स्ट टाइम आपने किसी टीचर को सुना होगा, मेरी क्लास में आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, लेकिन फॉर दिस पर्पस नॉट एनीथिंग एल्स। इसके अलावा हम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आता है सर्विसेज यू विल गेट। ये पूरे उस पर क्यों नहीं आ रहा,
इसका पूरा व्यू आना चाहिए ना। मर्जी है भाई, नहीं तो फिर ना सही, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं होगा। हो जाए भाई, अब तो इज्जत का सवाल है। ये स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज। हमारा ये सिलेबस लेंथ ही नहीं है। आपने प्रीवियस जो सब्जेक्ट पढ़ के आए उसमें भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे कि जो जल्दी ख़त्म हो गए होंगे, और कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत लेंथी। जैसे मैं एफबीटी को रेट करता हूँ कि लॉ डबल कर लो तो फिर ये एफबीटी का सिलेबस है। अब जितना वो लेंथी है इतना ये शॉर्ट है, इतना ये शॉर्ट है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आती हैं, क्योंकि ये लॉ की ज़बान है, लीगल लैंग्वेज है, लीगल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है, तो वो लीगल टर्मिनोलॉजीज के साथ हम फेमिलियर नहीं है। सो वो फेमिलियरिटी आपके डेवलप करनी है। जब वो बिल्ड हो जाएगी इसके बाद फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ हमने स्टूडेंट से पूछ के या इधर उधर से कुछ एमसीक्यूज जो है वो इकट्ठे किए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, इससे फायदा उठाएंगे। एग्जाम चूंकि हमारा सीबी एग्जाम है तो हमारे हर वक्त जो है वो या हर चैप्टर तकरीबन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। टू इम्प्रूव रीडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। आपका दोस्त आपको खाने पे बुलाता है, उससे नहीं बुलाता, आज से दोस्त ही ना रखो, जो बुलाई ना, उसने आपको मैसेज किया कि भाई रात को खाने पे आ जाना। उसका मैसेज पढ़ के आप परेशान हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऐसे करते हैं क्या? ऐसे कर नहीं, ऐसे नहीं होता। फौरन आप समझ जाते हैं कि अब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाना, क्योंकि दोस्त के घर जाना है खाने पे। क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में इंस्टॉल्ड है ये सारी बातें, क्योंकि आपके माइंड में सारी बातें इंस्टॉल्ड है। अब कबूतर को किसने बताया है कि आपने दाना जो है वो उठाना है, लेकिन वो दाने की स्पीड आप चेक करते हैं कैसे उठाता है? आपने वो कबूतर बनना है। आंखें बंद करके भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर, सही ऑप्शन, गलत ऑप्शन नहीं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। ठीक है, ऐसे हमारी प्रैक्टिस होगी। जिस चीज के साथ आप यूज्ड टू होते हैं आपके लिए वो चीज बिल्कुल नहीं लगती। फिर जब इसके साथ यूज्ड टू हो गए आप कहते हैं ऐसा ही है जैसे मैं क्लास में बैठा हूं। और क्लास में जब आप बैठे होते हैं तो आपके लिए सब चीजें नॉर्मल होती हैं। एग्जाम का एक प्रेशर होता है, सो प्रेशर कुकर इससे गुजर के फिर बंदा कहता हाँ अब कोई मसला ही नहीं है। पहली दफा जो सीटी बजती है ना, बंदा परेशान हो जाता है ये है क्या, लेकिन बार बार सीटी की आवाज सुन के आप कहते हैं आई एम यूज्ड टू। और मेरी कोशिश होगी ये भी मैं करूं। माइंड मैप्स है 1 पेज ग्राफिकल समरी, पूरा कंप्लीट चैप्टर। दरिया को मैं कुछ में बंद करूंगा, एक चैप्टर पे, एक पेज पे आपको उसकी पूरी समरी इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आजा। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, 1.5 घंटे की, और तकरीबन हमारी ये इफेक्टिव, क्योंकि नमाज का टाइम होता है 1:30 बजे, और 1:50 45 मिनट पे क्लास शुरू होगी, और 3 बजे हमारी कोशिश होगी इसको वाइंड अप करें। नॉट मोर देन 55 लेक्चर्स। 55 लेक्चर्स में हम इजीली इसको, सितंबर तो नहीं अब, किधर 45 लिखा हुआ था। हाँ, चूंकि इंक्लूड करता हूं मैं इसमें रिवीजन के लेक्चर भी, एक्सटेंसिव जो मैंने प्रैक्टिस करवानी है वो भी। वैसे तो 45 में ये हो जाएगा। हमारे जो कि टेस्ट की डिस्कशन भी क्लास में होगी, इसके अलावा हमारे जितने भी मैं बीपीपी और कैपलन जो मशहूर किताबें वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं क्लास में ही करवाऊंगा, या फिर आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर करूंगा। इसलिए ये मैंने 55 एहतियातन लिखा है कि बाद में ये मसला हो, सर आपने तो कहा था सर 45 में होगा, आपने प्लान जो कि डेफिनेटली आप भी प्लान करेंगे ना कि सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलना है, तो आपके सामने ट्रू पिक्चर होनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हो सब्जेक्ट के हवाले से, पैटर्न के हवाले से? जी
एग्जाम किट में बिल्कुल सॉफ्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, ये नोट्स भी मैं आपके साथ सॉफ्ट में शेयर करूंगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको सॉफ्ट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा जी। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? ठीक है, चलें फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ चैप्टर नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। सर चैप्टर 1 क्यों नहीं? तो सुन लें, बार बार ऑनलाइन वाले भी सवाल पूछते हैं चैप्टर 1 क्यों नहीं। चैप्टर 1 इसलिए नहीं कि चैप्टर 1 इंतहाई बोरिंग चैप्टर है। उसमें क्या है कि उसमें हम लॉ कैसे बना, लॉ बनता कैसे है, कौन लोग बनाने वाले हैं, इनके बारे में बात होगी, और वो वैसे भी हमें अच्छे नहीं लगते लॉ बनाने वाले हैं। चलें, तो हम चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। तैयार है? मैं शुरू करें? ठीक है, चैप्टर 2 का नाम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एलिमेंट्स कैसे कहते हैं? एलिमेंट्स कैसे कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं जिन चीजों से मिलके अगर कोई चीज बनती है, वही है एलिमेंट्स, इसको कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे बनता है, यानी किन चीजों से मिलकर यह लॉ बनता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बताएं साहब, क्या है ये? किन चीजों से मिलकर ये लॉ बना है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, तो आप क्या कहेंगे? हमने वो पढ़ा है, हमने पढ़ा यह है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ किन चीजों से मिलकर बनता है, यानी बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। आसान अल्फाज में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं? आपने आज तक किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया? आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ? कॉलेज के साथ कब कॉन्ट्रैक्ट किया? हाँ शाबाश, यही तो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे बड़ी एग्जांपल। रोजाना डेली बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रोजाना आपका कॉन्ट्रैक्ट कर, रोजाना 100 लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी कोई चीज खरीदने जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए मैंने कहा ये प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है। अब आपको जो है वो समझ आएगी कि अच्छा हम तो जितने भी काम कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि लॉ के प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए लॉ के असूलों के मुताबिक कर रहे हैं ये काम। ठीक है, तो हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उनके साथ नेगोशिएशन होती है, एक प्राइस पे हम एग्री करते हैं उसके साथ, वो बेचने को तैयार, हम खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपके सामने मैं लिखने लगा हूं, कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। एक फॉर्मूला होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन प्लस enforceability by law equals to contract। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ बताएं साहब, अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? क्या पढ़ा मैंने, क्या बताया? ये चैप्टर 2 क्या है, क्या बताता है हमें चैप्टर 2? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, किन चीजों से मिलके बनता है। अब वो चीज, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में चीजें तो नहीं ना होंगी, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट साहब कैसे बनता है? एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, 4 चीजों से मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। बताएं साहब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? 4 चीजों से मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो 4 चीजें कौन सी है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 बातें होंगी, ये 4 बातें पाई जाएं, तो फिर हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये अब हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एक भी मिसिंग हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी फॉर एग्जांपल आपने मैंगो शेक बनाना है और आपने मैंगो डाला ही नहीं, तो बताएं शाबाश मैंगो शेक बनेगा? मैंगो शेक नहीं बनेगा ना, तो मैंगो शेक नहीं बन सकता।
मैंगो शेक में सर बनाना डाल दें, मैंगो शेक में, मैंगो शेक बन जाएगा बनाना डाल के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट सीखने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें ये चारों एलिमेंट्स को पहले वन बाय वन समझना पड़ेगा, चारों एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। अब क्या करें, कहां से शुरू करें? हाँ, जैसे आप कहें, जैसे आप कहें, ऑफर से शुरू करते हैं। क्या है ऑफर? व्हाट इज एन ऑफर? हम शाबाश किसी को ऑफर करते हैं, हम किसी को ऑफर करते हैं। आज तक आपने किसी को ऑफर किया या आपको किसी ने ऑफर किया? कभी आपने किसी को देखा हो कि दूसरे बंदे को ऑफर कर रहे हैं? जी बताएं, ये कब हुआ? एग्जैक्टली, दिस इज एन ऑफर, दिस इज एन ऑफर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। भाई हमारी क्लास का एक असूल ये सुन लें, हमारी क्लास का असूल सुन लें। क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं अपनी अपनी एग्जाम्पल देंगे, किसी की एग्जाम्पल चोरी नहीं करेंगे। हाँ, खास तौर पे मेरी एग्जाम्पल चोरी नहीं करेंगे, आप अपनी अपनी एग्जाम्पल लेकर आएंगे, ठीक है, घर से जी। हाँ शाबाश, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं किसी कोई चीज खरीदने के लिए, उसे कहते हैं कि क्या आप ये चीज बेचोगे? दिस इज एन ऑफर। शाबाश भाई, एग्जाम्पल। दोस्त खाने का कहते हैं ऑफर। जैसे कोई ब्रांड ऑफर देता है, हाँ जैसे ब्रांड ऑफर देता है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑफर है, ऑफर है। अब ऑफर की डेफिनेशन मेरे से सुन ले, आपने ऑफर की एग्जांपल दी है, ऑफर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। ऑफर हर वो एक्टिविटी है, हर वो एक्ट है जो आपको क्या करे, कन्विंस करे कि और मेरा जो मैं कह रहा हूं जैसे वो काम करो। ऑफर क्या है? हाँ, हर वो एक्ट जिसको आपको करने के लिए कन्विंस किया जा रहा हो, इसलिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए। भाई फॉर एग्जांपल आसिम भाई से मैं कहता हूं, आसिम भाई आपके पास तो वो बाइक है जो चलती नहीं है, ठीक भी करवा लो। आसिम भाई मुझे अपनी बाइक बेचते हैं आप मुझे अपनी बाइक बेचते हो, ये मैंने क्या किया, ऑफर। अब देखें मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, खरीदना। मैं चाहता हूं कि वो इसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। मैं चाहता हूं, इस नीयत से मैंने इनको ऑफर की है। ऑफर में दो चीजें, एक मेरी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं किस नीयत से करूं, मैं चाहता हूं ना कि वो क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें। दिस इज एन ऑफर, ऑफर क्या है? शाबाश, वो देख के बता दें, अब जो मुझे है वो फॉर्मल वर्डिंग बता दें। हाँ शाबाश, टू शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। टू डू की एग्जांपल तो होगी, नॉट टू डू की एग्जांपल भी देता हूं। टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। यानी एक तो ये कि विलिंगनेस शो कराओ, विलिंगनेस कि मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसे चाहता हूं, प्लस ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ अदर पर्सन। किस नियत से? ताकि अगले की कॉन्सेंट कहते हैं उर्दू में रजामंदी को। रजामंदी से क्या मुराद है कि दूसरा बंदा जो है वो भी इसको एक्सेप्ट करे, ऐसे ऑफर ऐसे दो कि वो भी इसको एक्सेप्ट करे, इस नियत से दो। तो ऑफर क्या है? विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड एन ऑफर। अब टू डू की एग्जांपल तो हमें समझ आ गई, नॉट टू डू की एग्जांपल, अगर सिगरेट पीना छोड़ दो ना आप, तो मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। दिस इज व्हाट, नॉट टू डू समथिंग। मैंने क्या कहा? अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दो, वही क्या है, नॉट टू डू समथिंग, ये काम नहीं करना आपने, टू डू समथिंग। अगर आप लॉ में पास हो गए तो मैं आपको एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, यह है टू डू। शाबाश, नॉट टू डू वाली क्या थी? अगर सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो हम आपको 1000 रुपए इनाम देंगे। नॉट टू डू समथिंग, दोनों एग्जांपल क्लियर हो गई। विलिंगनेस, ऑब्टेन कंसेंट, अगेन प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है। ये एग्जांपल आप पहले भी सुन चुके हैं बचपन में। क्या आप मां से एग्जांपल नहीं सुनी आपने?
अगर ऐसे शरारतें नहीं करोगे तो मैं आपको चॉकलेट गिफ्ट करूंगी, और आज तक वो चॉकलेट नहीं मिली आपको। हाँ शाबाश, पास और नहीं मारोगी, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर पहली पोजीशन आ जाती है तो हम आपको बाइसाइकिल गिफ्ट करेंगे, आपको बाइसाइकिल गिफ्ट करेंगे। और बड़े हो गए, आप फर्स्ट भी तो नहीं है। ठीक है, ऑफर हमें पसंद आ गई, सॉरी ऑफर हमें समझ आ गई। ओके, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? हाँ ठीक है, ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर ली, ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर ली। यानी उसने कहा था कि आप अपनी बाइक जो है वो 50,000 में बेच दो, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं भी तैयार हूं, मैं भी राजी हूं, मैं भी मान गया। तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की आप मुझे ऑफिशियल डेफिनेशन बता दें। व्हेन द ऑफरी, हाँ शाबाश, शो हिज, कम्युनिकेट हिज कॉन्सेंट। अच्छा, ऑफर, यहां पे जिस बंदे ने ऑफर किया है वो किस नियत से थी? टू ऑब्टेन कॉन्सेंट, उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए। एक्सेप्टेंस में क्या कह रहा है वो? कि उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है, उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। तो इसने कहा बेचोगे? अगला कहता है बेचूंगा। क्यों नहीं, मैं बेचूंगा, बेचो। इसका मतलब ये भी राजी, तो मियां बीवी दोनों राजी हैं बस। शो कॉन्सेंट, ऐसे ही है ना? कौन? ऑफ री, ये नया पढ़ा पड़ गया, ऑफ री का, ऑफ री का। फिजान भाई ने आसिम भाई को कहा, फिजान भाई ने आसिम भाई से कहा, आसिम भाई अपनी बाइक बेचते हो? आसिम भाई ने कहा डी, बेचता हूं। ऑफर करने वाला कौन? फिजान भाई। फिजान भाई को हम देंगे, फिजान भाई है ऑफ रीयर, ऑफर करने वाला, ऑफरर या री। अच्छा इधर देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ऑफरी। ऑफरी क्या कर रहा है? रजामंदी जाहिर कर रहा है। रजामंदी कौन सी रजामंदी? जो इसने ऑब्टेन करने की कोशिश की थी, जिसने ऑब्टेन करने की कोशिश की थी। अब इसने तो ऑफर किया, इसका मतलब ऑफर करने वाला ऑफरर होगा, और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला ऑफरी होगा। तो इसके साथ क्या लिखूं? रर, ये रर है, और ये री है, ये ऑफ री, इसको मैं कहूंगा री। तो बताएं साहब, ऑफ रर कौन हुआ और ऑफ री कौन हुआ? ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला, शाबाश, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला। वॉन्स द ऑफर इज एक्सेप्टेड, वॉन्स द ऑफर इज एक्सेप्टेड, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। फौरन से आसिम भाई का नाम हम चेंज करके रखेंगे एक्सेप्टर, क्योंकि अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब एक्सेप्ट कर लिया है। बताएं साहब, ये कौन होता है? ऑफर करने वाला। ये कौन होता है? ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जैसे वो एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा, तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ऑफर और एक्सेप्टेंस की, ऑफर की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन में क्लियर हो गई। एग्जाम्पल के साथ हमें क्लियर हो गई, भूलेंगे तो नहीं आपको? बताएं साहब, इसमें आपने खुद एग्जाम्पल दे दी, एक्सेप्टेंस में एग्जाम्पल मेरी बाइक की एग्जाम्पल हो गई, आपकी एक्सेप्टेंस में कोई एग्जाम्पल हो सकती है? हाँ शाबाश, बताएं, बताएं शाबाश। एक्सेप्टेंस से पहले तो आप कोई शाबाश है, ये अच्छा था, ये अच्छा था, अच्छा बता रहे थे, शाबाश। हाँ, कॉलेज वालों ने डिस्काउंट ऑफर किया है, आपने इस ऑफर को अवेल कर लिया, आपकी ये जो अवेल किया आपने, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस के लिए शर्त यह है कि पहले क्या होनी चाहिए? ऑफर होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ऑफर से पहले आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते?
सर ऑफर ही नहीं होगी तो क्या एक्सेप्ट करें? क्या क्या सर मेरे फरिश्तों को पता है कि आसिम भाई बाइक बेच रहे हैं, ठीक है, या उनको पता है कि सर ने बाइक खरीदनी है। इसके बाद कंसीडरेशन, किसे कहते हैं कंसीडरेशन? कंसीडरेशन, हाँ कॉलेज वालों को दिया, मुझे तो नहीं दिया। बदले में जो चीज हम दे, बदले में देना, जो चीज आप बदले में दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। क्या कहते हैं इसको? कंसीडरेशन। बदले में जो चीज आप दे रहे हैं, दिस इज कंसीडरेशन। इसको कहते हैं कंसीडरेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में अगर मेरे को समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसीडरेशन। अभी तो आप नोट कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कर लें, कोई नहीं, अपने मुबारक हाथों से आज पहला दिन है ना, तो लिख लें, कुछ नहीं होता। समथिंग इन रिटर्न, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, उर्दू तर्जुमा बताएं शाबाश। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इनफोर्सेबल किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आपके जहन में जो है वो मैं समझ गया, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी ऐसे इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब यह है कि लॉ के मुताबिक हम कोई केस फाइल कर भी सकते हैं और हमारे खिलाफ केस फाइल हो भी सकता हो। दिस इज एनफोर्सेबिलिटी। सही डेफिनेशन है ना ये? यानी हम केस फाइल कर भी सकते हो और हमारे खिलाफ केस फाइल हो, क्योंकि हो सकता है ना हमने ऑफर किया और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और हम ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करें, हम ही कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करें, तो अगला चुप तो नहीं ना बैठेगा, सीधा जाके हमारे खिलाफ केस फाइल करेगा। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब यह है कि ये बाय लॉ लीगली इनफोर्सेबल हो, लीगली इनफोर्सेबल। अब लीगली इनफोर्सेबल का मतलब क्या है? कैन बी सू और बी, कैन सू और बी सूड, कैन सू और बी सूड मतलब क्या है? केस फाइल कर भी सकता है और हमारे खिलाफ केस फाइल हो भी सकता है, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये है बराबर किसके? कॉन्ट्रैक्ट के, ये कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है। आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता सकते हैं आप? देख के नहीं, देख के सर, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन है। आज की डेफिनेशन ये है, कल की डेफिनेशन हो सकता है मेरी थोड़ी सी चेंज हो, लेकिन आज की डेफिनेशन ये है। ठीक है, कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, बदले में देना, बदले में देना। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बाइक बेचते हो मुझे? नहीं, चल मैं फिजान भाई सुनूंगा फिर, अगर आप नहीं, अच्छा मुझे बेच दो, नहीं मुझे बेच दो। अच्छा हाँ, अपनी बाइक बेचते हो आप मुझे 25,000 में? हाँ, बाइक की चाबी दो। बाइक की चाबी दी है और मैं चला गया, बट ठीक है ना भाई, ऑफर थी आपने एक्सेप्ट कर ली तो बस ठीक है ना, मसला क्या इसमें? हाँ क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि सर ये समझ नहीं आया, अभी जब पैसों की बात आ गई तो आपको बात समझ आ गई। यानी जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको बात समझ आती है, जब पैसे, हाँ यही है ये, कि बदले में आपको चीज मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को बेनिफिट हो और वो लेके चला जाए। मैंने आपसे पैसे ले लिया और मैं दुबई निकल गया। अब आपको पता है जो लोग दुबई निकल जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? ताकि हमसे बदले में कुछ ना मांगा जाए। तो अगर मैं ये बाइक की चाबी, आपकी बाइक ले जाऊं तो आप जो है वो मुझे माफ करेंगे ना? माफ करेंगे, क्या करेंगे? हाँ शाबाश। इसका मतलब यह है कि मैंने बदले में आपको कुछ नहीं दिया तो आप फौरन जाके मेरे खिलाफ केस फाइल करेंगे। तो देखा आपने, कॉन्ट्रैक्ट में यही तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में यही तो होता है। आपको बात समझ आ गई? अब शाबाश, ये चारों अल्फाज आपको समझ आ गए। इसका मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया, आपको इसका मतलब लॉ समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया ना आपको, तो लॉ समझ आ गया।
हाँ, अब लॉ में सारों चीजें में जो है वो जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसके मसले मसाइल है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये थी डेफिनेशंस ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी हमें एग्रीमेंट नहीं पता, एग्रीमेंट नहीं पता। मैंने कुछ चीजें आपको बता दी, वो एग्रीमेंट में ही आती हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। यानी इसका मतलब ये हमने पढ़ लिया लेकिन हमने पढ़ा कुछ नहीं। अगर यही हो, ऑफर मींस अ पर्सन शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू, हाँ यही है। ये क्या लिखा हुआ है, छोड़े। When the offeree communicate his consent to offer, बिल्कुल ठीक। हाँ, आज के लिए इतना ही। कॉन्सिडरेशन, अनदर प्रॉमिस लिखा हुआ, कॉन्सिडरेशन का लफ्ज आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। ये लिखा हुआ है, पता नहीं एग्रीमेंट, छोड़े अभी इसको, छोड़े अभी इसको। ये कहानी कल शुरू होगी फिर यहाँ से। और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये भी आ गया, इन्फोर्सेबिलिटी लफ्ज आ गया ना, लफ्ज आ गया। हाँ, इसके मसले मसाइल हम कल डिस्कस करेंगे, लफ्ज आ गया। देखिएगा जरा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पर भी पूरा हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट पर भी पूरा हो रहा है। ये क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज क्या पढ़ा हमने? आज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन में अपने पेपर स्ट्रक्चर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सीखा। उसके बाद थ्रू आउट द सेशन सर इसको कैसे लेके चलना है वो हमने स्टडी किया। और फिर हम आके पेपर स्ट्रक्चर के बाद चैप्टर नंबर 2 अपना बिजनेस लॉ के पोर्शन का हमने शुरू किया। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नाम से चैप्टर 2 है हमारा। और इसमें कुछ डेफिनेशंस थी, डेफिनेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये डेफिनेशन हमने आज पढ़ी है। इन डेफिनेशंस में या पेपर पैटर्न के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, मेथडोलॉजी या सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है, पक्की बात है ना। चलें जी, फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्लोज कीजिए।